नमस्कार, भारत ग्रामीण न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ बहुजन युवा शक्ति दल के अध्यक्ष गंगाराम कटेरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने जो पूरे देश में समान शिक्षा के अधिकार के लिए जो नीतियां बनाई हैं और जो मुद्दे उठाए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं गंगाराम जी। आइए मैं इनसे जानकारी लेता हूं कि क्या इनकी नीतियां हैं। सबसे पहले मैं गौरव पाल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके न्यूज़ चैनल को भी। आपने जो इस मुद्दे को एक अपने चैनल पे चलाने के लिए आमंत्रित किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा हम मांग करते हैं, एक देश एक शिक्षा। जब हमारा एक देश है, एक शिक्षा क्यों नहीं हो सकती है? एक देश एक झंडा है तो एक शिक्षा हो, एक संविधान है तो एक शिक्षा हो। हम विरोध करते हैं निजीकरण का, और वो खास तौर पे जो शिक्षा निजीकरण चल रहा है देश में, वास्तव में कोई भी नेता, मंत्री, विधायक कोई बोलना ही नहीं चाहता एक देश पे एक देश एक शिक्षा के लिए, समान शिक्षा के लिए कोई बोलना ही नहीं चाहता। ना कभी मीडिया में डिबेट चलती है, ना कोई न्यूज़ चैनल दिखाता है। जो बड़े बड़े हमारे चैनल हैं, न्यूज़ चैनल हैं, उन पर कभी डिबेट ही नहीं होती है। जबकि भारत देश गांव का विकसित एक देश है और हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में सर्वप्रथम जो 4 बातें हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, चिकित्सा, सुरक्षा, इन पर बात हो, इन्हीं मुद्दों पे बात हो, इन्हीं पे बात हो और इन्हीं बातों पर युवा को भी बात रखनी चाहिए अपनी। बाकी जातिवाद, धर्मवाद ये सब छोड़ देना चाहिए। ये और एक समान शिक्षा को लेकर हम खास तौर पे इसलिए बात करते हैं क्योंकि भारत देश में आज जातिवाद चरम सीमा पर है। जातिवाद आज चरम सीमा पर है। आरक्षण को लेकर खुल विरोध होता है, लेकिन हम वही चाहते हैं कि आखिर जो जातिवाद है, आरक्षण है, इन पर ये जब बातें उठती हैं तो उनका जड़ क्या है? आखिर बात जड़ पर की जाए हमेशा। जो सिस्टम है, सिस्टम को ख़त्म करना ही, आप ये समझिए कि अगर किसी चीज़ को आप उठा रहे हैं तो उसकी जड़ को ख़त्म, आप जड़ तक जाइए और जड़ को ख़त्म करते हैं वो ऑटोमेटिक चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और भारत देश में सबसे आज जो क्या नाम चल रहा है आपका जातिवाद, आरक्षण, ये सिर्फ एक शिक्षा की वजह से ये सारे सवाल उठते हैं। और हमारा जो समाज है, बहुजन समाज है, ST जो OBC समाज है, आज आप देखते होंगे कि अगर आप निकल जाइए, सबसे निचले स्तर का यही है। हमेशा इसका शोषण होता रहा है और शोषण हो रहा है, चाहे आप कहीं भी जाइए। आखिर आप आज आप जिला अस्पताल, किसी भी जिला अस्पताल चले जाइए, चिकित्सा अस्पताल चले जाइए, सबसे ज़्यादा आपको लाइन में खड़ा हुआ कौन मिलेगा? यही गरीब मजदूर मिलेंगे आपको। और वहीं मिलेंगे, आप कहीं भी चले जाइए, आप भट्टों पे जाइए काम करते हुए, आपको सबसे ज़्यादा यही लोग मिलेंगे। आखिर कमी क्या है हमारे देश में जो आज यहाँ पे जो लोग इतने लाचार मजबूर हैं? यही लोग क्यों पिछड़े हैं? कभी इस पर गौर क्यों नहीं किया जाता है? अगर जब तक देश में एक समान शिक्षा नहीं होगी तब तक हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा, तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर पाएगा। हमारे देश में एक समान शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा का निजीकरण जिस तरीके से हो रहा है, जो गरीब परिवार, शोषित वंचित परिवार हैं, जो फीस नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। और जब तक हर किसी देश का शिक्षा से ही विकास होता है। हर व्यक्ति, हर मनुष्य के एक संपूर्ण जो मनुष्य का अगर जो विकास होता है वो भी शिक्षा की बदौलत होता है, शिक्षा से ही होता है। लेकिन फिर आखिर देश हमारा शिक्षा से वंचित क्यों कर रहा है? क्यों किया जा रहा है शिक्षा से वंचित? आप शिक्षा दे रहे हैं, प्राइमरी स्कूल आप चले जाइए, सरकारी स्कूल खुले हुए हैं, आप वहाँ पे शिक्षा का स्तर देख लीजिए क्या है, और वहाँ पे शिक्षा कौन ग्रहण कर रहा है? बच्चा 5वां 8वां पास करके निकल जाता है, उसे हिंदी किताब तक नहीं पढ़नी आती है, नाम तक नहीं डाल पाता है। खिलवाड़ कर रहे हैं आप बच्चे के साथ, उस परिवार के साथ, आप मानसिक गुलाम बना रहे हैं उसको। हर जगह, हर देश में एक समान शिक्षा की व्यवस्था है, लेकिन हमारे देश में निजीकरण किया जा रहा है, शिक्षा में भेदभाव किया जा रहा है। शिक्षा में आखिर क्यों भेदभाव किया जा रहा है? हम यही कहना चाहते हैं प्रशासन कि हमारे देश में इसी मांग को लेकर, क्योंकि हमारा ही तबका सबसे कमज़ोर है, गरीब भी हमारा समाज सबसे ज़्यादा गरीब है, हमारा ही समाज, इसलिए हम आवाज़ उठाना चाहते हैं। जब जिस दिन शिक्षा आ जाएगी, जिस दिन राष्ट्रपति जी का बच्चा, प्रधानमंत्री जी का बच्चा, SDM साहब का बच्चा, DM साहब का बच्चा और रिक्शे चलाने वाले बच्चा और गरीब का बच्चा एक साथ पढ़ने लगेगा, उस दिन ये सारी नीतियाँ खत्म हो जाएंगी, जातिवाद खत्म हो जाएगा, आरक्षण खुद खत्म हो जाएगा, अपने आप खुद खत्म हो जाएगा। जब एक जगह शिक्षा मिल रही होगी, जब समान शिक्षा एकदम फाइट की जा रही होगी, तो शिक्षा आरक्षण जातिवाद खुद खत्म हो जाएगा जब एक साथ बैठे होंगे। अब किया क्या जा रहा है? किया ये जा रहा है कि एक घोड़े को
हरी घास भी नसीब नहीं हो रही है। अब एक घोड़े को चना खिला के खूब मालिश की जा रही है और फिर एक साथ प्लेटफॉर्म पे ला के उसे दौड़ाया जाता है। बताइए वो कैसे दौड़ पाएगा? यही हमारे देश में हो रहा है। आज जो डीएम एसडीएम बन रहे हैं, एसपी बन रहे हैं, वो सिर्फ आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड से पढ़ना है। और ये यहाँ क्या पढ़ाया जाता है? कटोरा बोर्ड। कटोरा बोर्ड से आप तुलना करते हैं उस बोर्ड की, जिसे हिंदी में आप हिंदी में नहीं नाम डाल पाता है, वो इंग्लिश में क्या डाल पाएगा? इंग्लिश कहाँ से क्या कर पाएगा? तो सबसे पहले देश में शिक्षा की सुधार होना चाहिए। उसके बाद सारे युवाओं से हम कहना चाहेंगे कि जातिवाद और आरक्षण खुद खत्म हो जाएगा अपने आप। आप जो है, जैसे मान लीजिए आपने एक बार प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया है दिल्ली में जाकर, तो उसमें जो आपके साथ घटना घटित हुई थी, क्या हुआ था, उसके बारे में विस्तार से जनता को बताइए। कि हम दिल्ली में बाद में गए, सबसे पहले हमने कई राज्यों में, कई जिलों में ज्ञापन दिया है और नेताओं को भी सूचित किया है। और हमारा यही मेन मुद्दा रहता है, हर जगह ज्ञापन दिया है। खासतौर पे हम लोग नेताओं के यहाँ जाते हैं और इसलिए जाते हैं कि देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 2015 में 20 सितंबर 2015 को हाई कोर्ट जजमेंट लेटर जारी किया था कि जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी अधिकारी नेता लोग हैं, वो सारे बच्चे अपने प्राइमरी स्कूल में पढ़ाएं। वही नीति को लेकर हम भी यही आगे बढ़ाते रहते हैं, हर जगह नेताओं से कहते रहते हैं, हर जगह ज्ञापन जिलों में देते रहते हैं। उसके बाद हमने जब हर जगह दे लिया, बिहार में भी दे लिया, गुजरात में भी, उत्तराखंड में भी, हर जगह, तो फिर हम लोग दिल्ली भी गए। तो वही दंडवत मार्च करते हुए माननीय सोनिया गांधी जी के, पहला सर्वप्रथम प्रोग्राम रखा था सोनिया गांधी जी की आवाज़ से प्रधानमंत्री जी की आवाज़ तक। तो सोनिया गांधी जी की आवाज़ से जब हम लोग बढ़ ही रहे थे तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन आ गया, हावी हो गया। हम लोग काफ़ी लोग थे, और काफ़ी राज्यों से लोग आए हुए थे। तो उन लोगों ने मतलब क्या, हम लोगों ने वहाँ पे अपना हॉक टॉक हुई, काफ़ी बातचीत हुई, हम लोगों ने अपना रखा। हमने कहा हम कुछ नहीं, शांतिपूर्वक निकालना चाहते हैं, हम लोग शांतिपूर्वक माध्यम से अपना ज्ञापन देना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। आखिर क्या हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं हैं? क्या हमसे प्रधानमंत्री जी मिल नहीं सकते हैं? क्या हमारी समस्याएं सुन नहीं सकते हैं? क्या हम लोग कहीं बाहर से, विदेश से तो आए नहीं हैं, इसी देश के हैं, इसी राज्य यहीं के हैं हम लोग। अब उनसे नहीं मिलेंगे, किससे मिलेंगे? हम अपनी समस्या, अपने राज्य की समस्या, अपने देश की समस्या उनसे नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे? काफ़ी बात कही हम लोगों ने उन लोगों से, जो वहाँ का प्रशासन था, पुलिस प्रशासन जब हम लोगों ने बात, तो पुलिस प्रशासन ने बात को हम लोगों को सुना। उन्होंने कहा ठीक है, आप सारे लोग ना चलकर 2-3 लोग आप मेरे साथ चलिए, हम आपको प्रधानमंत्री जी की आवाज़ तक ले चलेंगे, आपका ज्ञापन देंगे। फिर वहाँ का पुलिस प्रशासन हम लोगों को गाड़ी बैठाल के ले गया, हम लोगों का वहाँ पे ज्ञापन दिलवाया, लेकिन उस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। फिर हम लोगों ने फिर प्रोग्राम रखा माननीय प्रधानमंत्री जी की आवाज़ से राष्ट्रपति जी की आवाज़ तक, क्योंकि इस देश का जो सर्वोच्च न्याय होता है वो हमारा राष्ट्रपति जी होते हैं, तो हम राष्ट्रपति जी के यहाँ रखा था हम लोगों ने। लेकिन जब हम लोग प्रधानमंत्री के कार्यालय पर गए तो उस दिन इतनी पुलिस प्रशासन ने वहाँ पर बर्बरता बरती थी कि ये समझिए कि इतने गाड़ियों में इतनी धक्का मुक्की से भरा था, जाहिर कि हम लोग पूछे जिससे आतंकवादी हो, इस तरीके से हम लोग वहाँ पर आ गया। और कौन से हम लोग विरोध कर रहे थे, कौन सा क्या, एक अपनी मांग कर रहे थे, अपने देश की मांग कर रहे थे, हम लोग अपने समाज के लिए मांग कर रहे थे, हर उसकी मांग कर रहे थे। तब हम लोगों से पुलिस प्रशासन ने बता रखा, उस दिन प्रधानमंत्री से मिलने ही नहीं दिया। ज्ञापन हम लोगों ने अपना बस खड़े ही हुए थे, तैयार ही हुए थे, तुरंत पुलिस प्रशासन आया और गाड़ियों में भर के हमें ले गया, गाड़ी भर के ले गया। 6:30 बज गया, कोई भी नाम नहीं ले रहा हम लोगों का। वहाँ पे वीडियो भी है मेरे पास, वहाँ पे हम लोग बोलते रहे, काफ़ी भी बोलते रहे। हालांकि मैं पुलिस प्रशासन ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी हमारे ही भाई हैं, हम ही लोगों के साथ के हैं, लगे काम करते रहते, सब कुछ करते रहते हैं, तो अब वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम लोगों ने उस पर कुछ नहीं कहा, उन लोगों ने हमें ले गया थाने, बंद कर दिया ना, वहाँ पे बंद करके उन लोगों ने शाम में हम लोगों को आखिरी कार छोड़ दिया। हम लोग वहाँ पे जाते रहे, सब कुछ अपना सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव आते रहे। तो आखिर पुलिस प्रशासन ने बाद में हम लोगों को शाम में रिहा कर दिया और कहा दोबारा मत आना, यहाँ पे इजाज़त दे दी। लेकिन हम लोग कहना चाहते हैं कि हम शांत नहीं बैठने वाले हैं और ना शांत बैठेंगे। मरते दम तक लौका के कतरा मैं एक समान शिक्षा के लिए बहा दूंगा और लड़ता रहूँगा, सदैव लड़ता रहूँगा। गंगाराम जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे हाथरस में जो मनीषा वाल्मीकि के साथ रेप केस हुआ है उसके बारे में भी कुछ जानना चाहता हूँ। इसमें जो है प्रशासन के प्रति आपके क्या सुझाव हैं, जिसमें डीएम, एसडीएम, एसपी और तमाम पुलिस कर्मियों को जो है निलंबित किया गया, उस पर जो है आपकी कार्यशैली क्या कहती है? देखिए, प्रशासन को लेकर हम ये कहना चाहेंगे, जो हाथरस में हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ घटना घटी है, बहुत आहत हैं इस घटना को लेकर, क्योंकि और ये एक ऐसा बन गया है माहौल कि और आप देखेंगे तो हर 4 घंटे के साथ हमारी बहुजन समाज, दलित समाज बेटियों के साथ घटनाएं होती रहती हैं। अन्य भी पूरे देश में ये घटनाएं होती रहती हैं।
आखिर क्यों? क्योंकि हमारा समाज पीछे है, हमारा समाज वंचित है हर चीज़ से, इसलिए कमज़ोर क्यों माना जाता है हमारे समाज को? हमारे समाज में ही क्यों घटनाएं ये घटती हैं? और हम ये कहना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन ने, वहाँ का जो प्रशासन, यहाँ की प्रशासन व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की प्रशासन व्यवस्था है, इस प्रशासन व्यवस्था ने उपचार में कमी क्यों रखी? क्यों उसे सही समय पर उपचार नहीं दिया? सबसे बड़ी कमी यह रही कि उसे सही उपचार नहीं मिल पाया, फिर उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद दाह संस्कार फिर ऐसे चोरी छप्पे क्यों किया गया? वो भी रात में किया गया, और वो भी हमारे पीड़ित परिवार को दिखाया तक नहीं गया। जबकि और हिंदू समाज में, हिंदू रीति रिवाज को मानने वाले हिंदू समाज में, आप जानते हैं कि हिंदू समाज में सूर्योदय के बाद और सूर्योदय के पहले दाह संस्कार नहीं होता है, रात में कर दिया गया। वो भी अविवाहित थी, आपने उसे जला भी दिया। आपने जला दिया तो जब आखिर ऐसा क्या राज छिपा था? आप कह रहे कि आपने सारी रिपोर्ट जो बनाई वो आपने वहाँ पे नो कर दी। अरे हम तो कह रहे हैं लश्कर भी तुम्हारा, लश्कर भी तेरा, सरदार भी तेरा। यहाँ शोषित वंचित आवाज़ को सुनेगा कौन? सरकार भी तेरी, दरबार भी तेरा। भाई यहाँ आपने रख रखा है, आप जो चाहें रिपोर्ट आप पेश कर दीजिए, जो चाहें आप वो कर दीजिए, आप जो चाहें वो कर दें। लेकिन आपने फिर आखिर ये था, तो आप मानते कि उसकी आँख नहीं फोड़ी गई, जवान नहीं काटी गई, रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ी गई, तो आपने उसे दिखाया क्यों नहीं? गांव ले गए थे, उसके माता पिता को दिखा ही सकते थे, सारे लोगों को ना दिखाते? आपने मीडिया को भी नहीं जाने दिया। ऐसा क्या था? क्या छिपा हुआ था? कुछ तो था, तभी तो आपने नहीं जाने दिया वहाँ पे। और फिर रात में दाह संस्कार कर दिया, हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ विरोध में आपने कर दिया। जबकि आज भारत सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार आज हिंदुत्व की बदौलत बनी है, हिंदुत्व का नाम देने वाली आज सरकार, आप हिंदुत्व के विरोध में काम कर रहे हैं। प्रशासन ने जो जिस तरीके से वहाँ पे व्यवहार किया है, डीएम साहब की एक धमकी का वहाँ पे वीडियो वायरल होता, मीडिया लोगों ने कहा था, तो मैं पूरी दोषी प्रशासन को मानता हूँ। अब मैं यहाँ के शासन प्रशासन को दोनों से निवेदन करना कि प्रशासन जल्दी इस चीज़ को सुधार करे, हैं कि पीड़िता परिवार को न्याय मिले और दोषियों को सख्त फांसी की सज़ा मिले। गंगाराम जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल पर आपने जो है अपना कीमती समय दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया, उसके साथ ही हमारे पास कुछ वीडियो सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का बच्चा पढ़ेगा, चाहे राष्ट्रपति जी का बच्चा पढ़ेगा, हम लोग वहीं, हमारा बच्चा वहीं पढ़ेगा। आपने हमेशा से हम लोगों को लालच में रखा है, हमें शौचालय नहीं चाहिए, हमें आवास नहीं चाहिए, हमें इस तरह की कोई योजना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ शिक्षा चाहिए। हम शिक्षा से अपना सब कुछ कर लेंगे। हमारा भारतीय संविधान 4 चीज़ों की जिम्मेवारी लेता है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की और सुरक्षा की। हमारा पहला चिन्ह, अगर भारत की चारों विधि में अगर बच्चा जन्म लेता है तो ये भारतीय संविधान का और भारत सरकार का जिम्मेदारी होती है कि उसको शिक्षा निःशुल्क दे और अच्छी शिक्षा दे। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आप इस देश के राष्ट्रपति हैं, आपका ये फर्ज बनता है कि आपके यहाँ देश का बच्चा अच्छा नागरिक बने, अच्छा आपका यहाँ का शिक्षा मिले और उस देश का शिक्षा मिलकर अच्छा इस देश का नागरिक बने, हमारे देश का नाम रोशन करे। आप शिक्षा उसे अच्छी उपलब्ध कराइए, उसका रोजगार दिलाइए, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ये हमारी है, ये आपकी है। और हम लोग इस हक को मिटने नहीं देंगे, हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। हम लोग शिक्षक समाज के लिए लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।